नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड CGL पेपर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पेपर 3 के लिए जो GK GS के 30 क्वेश्चन आने हैं उसकी चर्चा करेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट आपको बताएंगे और उसका मतलब डिटेल व्याख्या करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट लिया मैंने प्रभात प्रकाशन की झारखंड CGL के लिए एक प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, उस बुक से मैंने ये लिया हुआ है। तो आप सबको, अगर आप सबको बुक का PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट चौपाल के नाम से ही है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो प्रैक्टिस सेट का मैं डेली का PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार झारखंड CGL से रिलेटेड कंटेंट और सूचनाएं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, जो भी इम्पोर्टेंट टेबल है, वो सब आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप सबके रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में का अध्यक्ष कौन था। तो सबसे पहले सूरत अधिवेशन 1907 की एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था। कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस जो थी दो गुटों में विभाजित हो गई थी, एक उदारवादी दल, एक उग्रवादी दल। तो आपको बताना है कि कमेंट करके बताइए कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के ये दोनों दल, उदारवादी और उग्रवादी दल, एक साथ वापस आ गए थे, एक साथ मिल गए थे। चलते हैं प्रश्न पे आते हैं। और पहले प्रश्न का उत्तर होगा RB बोस, यानी कि रास बिहारी बोस जो है सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष थे। अब आपको एक चीज और अपने आप से खुद से सर्च करना है कि महात्मा गांधी किस सन में उन्होंने कहाँ पर उस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद करना है। पहला अंग्रेज कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो ये सब आपको याद कर लेना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है A.O. ह्यूम ने की थी, ये सबको आपको पता ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था। तो आपको अब क्या काम करना है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी पढ़ लेना है। ये लंदन में बना था, भारत में भी था, जिससे जो क्रांतिकारी रिलेटेड थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो लंदन में अगर होम रूल की बात आती है तो इसके सही उत्तर जाएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो देखिए, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो आप उसको एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। Sorry। तो आप सबको ये पता हो कि जो राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था। और अब ये भी याद रख लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी की जो नेतृत्व क्षमता थी उससे प्रभावित होकर महात्मा की उपाधि थी। यानी कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और राजेंद्र प्रसाद गांधीवादी विचारधारा के थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, NG रंगा ने महात्मा गांधी का विरोध किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो आपको पता होगा कि गदर जो पत्र था, अभी गदर 2 धूमधाम से चल रहा है। तो गदर पत्र जो है, गदर पत्र गदर पार्टी के द्वारा निकाला गया पत्र था। और गदर पार्टी जो है 1913 में इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA में की गई थी। अब आपको कमेंट करके बताना कि गदर पार्टी की स्थापना
किस किन किन लोगों ने की थी, उनमें प्रमुख नेता कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। और जो इसका पहला अंक था वो उर्दू और गुरुमुखी लिपि में था। गुरुमुखी में उर्दू और गुरुमुखी में था, तो गुरुमुखी यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उर्दू इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हिंदी, गुजराती, मराठी, इस सब में बाद में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इस तरह के प्रश्नों से रिलेटेड मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कराऊंगा और उसी टेबल से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। बस आप सबको बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कौन सा युग सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ये अजमेर की जगह पे हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? तो आप सबको ये पता हो, जो गिरनार क्षेत्र है ये गुजरात या सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, या उसी से संबंधित है। तो आपको ऐसा ना लगे गिरनार क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये गुजरात और सौराष्ट्र जो अब मतलब अलग अलग हो गया, पहले एक ही था, तो उसी से संबंधित ये क्षेत्र है। और गिरनार लेक आता है कि गिरनार लेक का संबंध किससे है, तो उसका गिरनार लेक का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त मौर्य से है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल किया था। 230 क्वेश्चन करना है और मुश्किल से 15 मैक्सिमम 15 मिनट में 30 क्वेश्चन मैं पूरे करा दूंगा, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उसके साथ में ज़्यादा बिना बात किए जल्दी जल्दी करा दूंगा। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा, 10-15 मिनट में आपकी अच्छी तैयारी जीके की हो जाएगी। बस आप लोग को लगातार चैनल पे बने रहना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर आपको पता हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक बंबई में हुई थी। और इसका अध्यक्ष आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसको आपको कमेंट करके बताना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है, 1885 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंबल जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो आपको बताना है कि बेसिकली कि सागौन और साल किस तरह के जंगलों में पाए जाते हैं, इससे इसका मतलब यही है। तो देखिए पर्वतीय वन तो है नहीं, कटीले वन भी नहीं है। जो लोग सागौन और साल के वृक्ष देखे होंगे उनको पता हो कि ये कटीले वन में नहीं पाए जाते हैं, और ये सदाबहार हमेशा नहीं रहते, तो ये इनकी पत्तियां झड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहडोल जिले में अमरकंटक जो है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। अमरकंटक के पहाड़ियों से ही ये आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में रबड़ उद्योग स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो रबड़ उद्योग है पंजिम में स्थित है, इसी को पणजी बोलते हैं, यानी कि पणजी आपको पता हो कि गोवा की राजधानी है। तो जो रबड़ उद्योग है इस क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित देशों में किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? तो स्वर्णिम अर्धचंद्र
तो यहाँ पे देखिए कूट में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम अर्धचंद्र। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आपको बताना है कि भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है कीनिया से गुजरती है। कीनिया, कांगो बेसिन, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि से गुजरती है। तो ये सब मैं आपको, बस आप लोग चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। उसके बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, वो सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका सारणी में सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको सारणी याद करना है, उसका प्रिंट आउट लेके या उस तरह लिख के आप कहीं रख लेंगे, दीवार पे कहीं पेस्ट कर लेंगे, तो आप आसानी से ये सब क्वेश्चन कर लेंगे। चलते हैं, 15 क्वेश्चन हो गए, बस 15 क्वेश्चन और। निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र में तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ग 4, 5 और 6 को नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो निर्वाह मूलक, तो ये जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटे अनाज और चावल, ये सब निर्वाह मूलक फसलें हैं। और ये सब जो आते हैं कपास, तंबाकू, ये सब क्या होते हैं? नकदी फसलें होते हैं, इनको बेचने के उद्देश्य से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चीन में अपनी एक शाखा खोली है। अगले प्रश्न चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जो कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है, या भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको मुख्यालय से एक प्रश्न जरूर आएगा, मुख्यालय और राजधानी ये सब आपको याद करके चलना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। दोस्तों ये जिस प्रकाशन यानी कि प्रभात प्रकाशन का जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कमीशन का जो पैटर्न है उसी हिसाब से इसको तैयार किया गया है, तो बहुत अच्छा है। बस आप लोग, अब मैं आपको टेलीग्राम पे वो PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे भी एक बार वीडियो देखने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप सबको पता हो कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करिए, इसका ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कोई भी जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसका कोई बाहरी व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो जो मानवाधिकार है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि संवैधानिक संस्था मतलब ये होता है जिसका वर्णन संविधान में ना किया गया हो। बाकी राज्य वित्त आयोग का वर्णन संविधान में, लोकसभा का सचिवालय का वर्णन संविधान में,
केंद्र का वित्त आयोग, ये भी संविधान में है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो वर्णन है संविधान में नहीं मिलता है, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्त निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो दोस्तों आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर होगा वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉल ऑफ स्पैरा बुक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर सलीम अली हो जाएगा। कॉल ऑफ स्पैरा बुक के लेखक हैं सलीम अली। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की स्थापना किस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रबात। रबात के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व नाथन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समिति का भी मैं आपको एक टेबल दूंगा, उसमें पूरी समिति सब एक साथ लिखी रहेगी। बस आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो विश्वनाथ जो समिति है ये 2019 से संबंधित है। यानी कि अगर विश्वनाथ कभी की होता है ना कि डेट और उसकी समिति का मिलान करने के दे देता है, तो 2019 विश्वनाथ समिति कब आई थी? 2019 में आई थी। और ये द्वेषपूर्ण भाषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट मशीनों का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हैदराबाद में किस संत की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जाना जाता है? और ये भी जितने भी स्टैचू है उनको क्या कहते हैं, वो कितनी लंबाई कितनी है, किस धातु से बनी है, इन सब का मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामानुजम। रामानुजाचार्य इनकी हैदराबाद में एक प्रतिमा स्थापित की गई जिसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप कमेंट करिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए पेपर 3 का, क्योंकि पेपर 2 सबका अलग अलग होगा। तो पेपर 2 का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। पेपर 3 का कंप्यूटर साइंस, मैथ जितना भी कहेंगे मैं उसको आपको प्रैक्टिस सेट जरूर कराऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।